गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे मापन चैप्टर सेकंड है फिजिक्स का 11 फिजिक्स चैप्टर सेकंड मापन में थोड़ा सा और आगे चलेंगे। पिछले क्लास में हमने जो भौतिक समीकरण है ना, गति के समीकरण, उनके शुद्धता की जांच की। उसके बाद हमने कुछ संबंध स्थापित किया। आज हम देखेंगे विमीय विश्लेषण की सीमाएं। तो विमीय विश्लेषण हमने जो पूरा पढ़ा, इसमें कुछ उसकी सीमाएं भी हैं। जैसे अगर मान के चलते हैं कोई भौतिक राशि है ना, विमाहीन अगर कोई राशि है तो विमाहीन राशि है ना, विमाहीन राशि के विमा है ना, या विमीय सूत्र का निर्धारण नहीं किया जा सकता या उसको ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। पहला पॉइंट ये है कि यदि कोई राशि विमाहीन है ना, तो विमाहीन राशि के विमा या विमीय सूत्र का निर्धारण हम विमीय विश्लेषण विधि से नहीं कर सकते। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ नियतांक है ना, जैसे कुछ मान के चलिए इस प्रकार का अगर कोई नियतांक होता है ना, नियतांक जैसे जी है ना, ये गुरुत्वीय नियतांक है। तो यदि कोई नियतांक जी है तो ऐसे नियतांक के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, संबंध दर्शाया जा सकता है ना। भौतिक समीकरण में संबंध नहीं दर्शा सकते। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझाने के दृष्टिकोण से, आप इसको डिटेल में नोट सुनाइएगा। जैसे अगर किसी भौतिक समीकरण में नियतांक, अगर इस टाइप का कोई नियतांक, जैसे हमने जनरली के नियतांक देखा था। जो के नियतांक क्या होते हैं, हम इसका अनुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह की जगह लेते हैं। तो यहाँ पर संबंध, इसको विमाहीन राशि बताकर हम बाकी संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जैसे इस टाइप का कोई नियतांक होता है, जैसे जी सपोज है ना, तो नियतांक अगर जैसे इस प्रकार का कोई नियतांक होता है, गुरुत्वीय नियतांक है, तो भौतिक समीकरण में हम क्या कर सकते हैं, संबंध नहीं बता सकते, है ना। तीसरा ये है कि कोई राशि अदिश है या सदिश, ये नहीं बताता है ना। अदिश राशि है या सदिश राशि है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं नौवीं में, है ना। ऐसी राशि जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। और परिमाण और दिशा दोनों को सदिश राशि कहते हैं। तो कोई राशि सदिश है या अदिश, ये विमीय विश्लेषण विधि नहीं बता पाता है ना। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ऊर्जा देखें, है ना, तो ऊर्जा और बल आघूर्ण, ये दोनों की विमाएं समान है ना। यहाँ पे ऊर्जा की विमा और बल आघूर्ण की विमा समान है, परंतु ऊर्जा क्या है, अदिश राशि, और बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि। तो दोनों की विमाएं समान है, पर ये अदिश और सदिश में डिफरेंस नहीं बता पा रहे हैं कि ये अदिश और ये सदिश है। मतलब विमीय विश्लेषण विधि से हम सदिश राशि या अदिश राशि का पता नहीं लगा सकते। ये नहीं बता पाएगा कि ये सदिश है और यह अदिश है। ये क्या करता है, केवल विमाओं को बता देता है ना। ऊर्जा की विमा और बल आघूर्ण की विमाएं समान है, दोनों की विमाएं, विमीय सूत्र समान है, परंतु दोनों को अदिश या सदिश में डिफरेंस नहीं कर पाता। ये ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है, और बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि। उसके बाद विमीय विश्लेषण विधि ना, जैसे लघुगणक है या त्रिकोणमिति है, तो इस प्रकार के त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमितीय जो सूत्र होते हैं, जैसे y = sin ωt, ये पढ़ोगे आप लोग, है ना। y = a sin ωt, इस टाइप का कोई फार्मूला अगर आपको मिलता है आगे, है ना, आप पढ़ेंगे आगे, बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इस टाइप का अगर कोई टॉपिक आता है, जैसे लघुगणक है या त्रिकोणमिति का कोई मतलब समीकरण ऐसा आता है, y = a sin ωt, तो इस प्रकार के समीकरण का भी मतलब विश्लेषण या विमा या फिर विमीय समीकरण जो है विमीय विश्लेषण विधि से हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये भी एक मतलब इसका जो है सीमा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद जो है विमीय विश्लेषण विधि से हम ऐसे समीकरण, जैसे ये मान के चलिए v = u + at, है ना, इसमें क्या है, इसमें अधिक अंतर है ना, दो पदों के बीच योग या अंतर होता है ना, दो पदों के बीच योग या अंतर होता है। तो ऐसे समीकरणों का भी विमा हम ज्ञात नहीं कर सकते। हमने शुद्धता की जांच जरूर की है ना, शुद्धता की जांच अलग चीज है, लेकिन हम इसमें विमा नहीं निकाला जा सकता। तो इस प्रकार से इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, है ना। तो विमीय विश्लेषण विधि हमने देखा, इसका उपयोग भी देखा। तो कुछ सीमा भी है कि विमाहीन राशि का हम जो है विमीय सूत्र नहीं ज्ञात कर सकते। नियतांक जैसे जी है, कोई राशि अदिश या सदिश ये नहीं बता सकता। लघुगणक है, त्रिकोणमिति है ना। और जैसे कोई एक या
एक से अधिक, जैसे धन या ऋण है, मतलब अंतर या योग है अधिक पदों में, तो उसके भी विमीय सूत्र का या विमा का मतलब निर्धारण इस विधि द्वारा हम नहीं कर सकते। इसको आप लोग अपने शब्दों में थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिएगा, मैं समझाने की दृष्टि से इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं इसी में, है ना। देखते हैं क्या होता है। जैसे सपोज हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन में बहुत सारे जगहों पर मापन करते हैं और मापन की आवश्यकता हमें लगातार होती है ना। मापन का उपयोग हम हर समय करते हैं जीवन में। तो मापन में दो शब्द का उपयोग किया जाता है कि कोई भी वैल्यू हम माप रहे हैं, है ना, एक यथार्थ और दूसरा है परिशुद्ध। दो शब्दों का हम उपयोग करते हैं यहाँ पे। परिशुद्ध मतलब, है ना, परिशुद्ध एक शब्द होता है, एक यथार्थ होता है। यथार्थ मतलब एक्यूरेसी, एक्यूरेट, है ना, कितना एक्यूरेट है कोई चीज, एक्यूरेसी या एक्यूरेट। तो एक यथार्थ शब्द हम यूज करते हैं, यथार्थ, और एक हम शब्द यूज करते हैं परिशुद्ध। ये दोनों शब्द क्या है, जैसे कोई वैल्यू वास्तविक वैल्यू है किसी चीज का, जैसे एक मतलब हम बोला लेते हैं, उसका मान के चलते हैं 1.6 से 2 ऐसा कुछ वैल्यू है, ठीक है। ये किसी मतलब ये तार का मान लेते हैं व्यास है, किसी गोले का व्यास इतना है समझ लेते हैं, और अल्पतमांक उसका मान के चलते हैं कि 0.01 है, एक में अल्पतमांक 0.001 है। अल्पतमांक क्या होता है ना, अल्पतमांक वह कम से कम मान होता है जिसे हम किसी भौतिक यंत्र द्वारा, है ना, शुद्धतापूर्वक माप सकते हैं। अल्पतमांक वह कम से कम वैल्यू या वह कम से कम मान जिसे किसी भौतिक उपकरण द्वारा या रासायनिक उपकरण द्वारा, है ना, मतलब जैसे स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स, आप लोग इसको 9 में पढ़ चुके हैं, द्वारा शुद्धतापूर्वक हम माप सकते हैं। तो अगर दो अल्पतमांक है, दोनों अलग अलग उपकरणों का, एक अल्पतमांक 0.01 है, एक अल्पतमांक 0.001 है, तो दोनों से जब हम अल्पतमांक से इस वैल्यू को, है ना, ये उसका मान है मान लेते हैं, तार का या सिक्के का व्यास है ना, और उसके इस व्यास को, है ना, या अगर किसी तार का मान के चलते लंबाई है, तो उसको अल्पतमांक से हम क्या करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे, पहले वाले से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है जो है 1.6 से लगभग 1, है ना, और सेकंड में आ जाता है 1.59। इस टाइप से अगर वैल्यू आ रहे हैं सपोज, है ना, तो ये वाला वैल्यू क्या है, ज्यादा निकट है ना, वास्तविक मान। इसको वास्तविक मान ले लेता हूँ मैं। अब इसको मैं ले लेता हूँ प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मतलब प्रैक्टिकल करके निकाला गया मान, है ना, प्रैक्टिकल करके प्रयोग करके निकाला गया मान को हम प्रेक्षित मान कहते हैं, और इसको हम कहते हैं वास्तविक मान। तो यथार्थ जो होता है ना, यथार्थ, है ना, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, यथार्थ शब्द मैंने यूज किया है, इसमें एक्यूरेट होता है ये, है ना, एक्यूरेसी। तो इसमें क्या होता है कि वास्तविक मान प्रेक्षित मान के कितना निकट है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है वो, है ना, जो प्रेक्षित हमने प्रैक्टिकल किया उसके कितना निकट है, उसको हम यथार्थ कहते हैं। और परिशुद्ध मतलब क्या होता है कि किसी उपकरण द्वारा हम किसी, जैसे तार है, कोई सिक्का है, उसकी वैल्यू को कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा शुद्धतापूर्वक माप सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपन उसके वैल्यू को ले सकते हैं। जैसे ये हो गया तो अपन इतना ले पाएंगे, कितना ले पाएंगे, मतलब कितना उसके निकट ले सकते हैं, उसको हम परिशुद्ध कहते हैं। मतलब कितना ज़्यादा वो शुद्ध है, उसको शुद्धतापूर्वक नापा जा सकता है ना। किसी यंत्र द्वारा उसके वास्तविक मान के कितना हम निकट जा सकते हैं, कितना निकट से निकट उसको शुद्धतापूर्वक मापा जा सकता है, वो परिशुद्धता कहलाता है, परिशुद्ध कहलाता है। और यथार्थ का मतलब होता है कि वास्तविक मान प्रेक्षित मान के कितना निकट है। ये वाला जो प्रेक्षित मान है वो बहुत ज़्यादा निकट है और ये थोड़ा दूर है, तो अल्पत मान हम ये लेंगे तो वैल्यू हमारा क्या होगा, ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो इस प्रकार से दो शब्दों का उपयोग किया जाता है मापन में। इन दोनों शब्दों को आपको क्या होता है ये जानना है और लिखना भी है, यथार्थ क्या होता है और परिशुद्ध क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि, तो मापन में त्रुटि को दो प्रकार से बांटा गया। एक क्रमबद्ध त्रुटि है ना, एक क्रमबद्ध त्रुटि है, और दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम कोई भी मापन लेते हैं, कोई भी वैल्यू लेते हैं,
तो मापन कई बार तो बहुत अच्छा एक्यूरेट हमको वैल्यू मिल जाता है, कई बार हमको मापन में थोड़ा बहुत त्रुटि होने लगता है, कुछ मतलब वैल्यू एकदम एक्यूरेट नहीं मिल पाता। तो उसको हम लोग दो तरीके से हमने बांट दिया है, एक क्रमबद्ध हो जाता है और एक होता है यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि को बहुत सारी चीज़ों में बांटा गया है ना। पहले अगर हम क्रमबद्ध को देखें इसको तो हम भागों अलग अलग भागों में बांट देते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, एक तो आपको यांत्रिक त्रुटि हो सकती है यंत्र के कारण, यंत्र के बनावट के कारण, है ना। यंत्र के बनावट में जैसे कि क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, एक होता है आपका शून्यांक, एक होता है आपका अल्पतमांक, है ना। एक होता है आपका अचर त्रुटि, एक आपका होता है व्यक्तिगत त्रुटि, एक आपको क्या होता है ब्रैक कारकों के कारण त्रुटि, है ना। इसको मैं सेकंड ले लेते हैं। इसमें और भी त्रुटियां हो सकती हैं, मैं मुख्य रूप से आपको इतनी बता देता हूँ, है ना। इसमें और भी अगर मुझे याद आ जाता है आपको पढ़ाते वक्त एक आध दो त्रुटि हम और ले लेंगे, समझने की दृष्टि से मैं इतना बता रहा हूँ आपको। यांत्रिक त्रुटि के अंतर्गत शून्यांक त्रुटि क्या होता है, जैसे आप लोग ने देखा होगा जो वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज आप देखेंगे 9th की क्लास में, तो वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज में क्या होता है कि जैसे ये आपका मुख्य पैमाना इस प्रकार से हम उसमें लेते हैं, तो आपका जो है ना इस प्रकार से, तो मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना, है ना, मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना का शून्य अगर एक सीध में नहीं है ना, तो शून्य के कारण एक त्रुटि उत्पन्न होती है। मतलब मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाने का शून्य अगर एक सीध में नहीं है तो उस शून्य के कारण त्रुटि जो उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, शून्यांक त्रुटि कहते हैं, है ना। ये यांत्रिक बनावट के कारण यंत्र में होने वाली त्रुटि के कारण इस प्रकार की त्रुटि हो सकती है। अल्पतमांक त्रुटि में क्या होता है, अल्पतमांक वह कम से कम मान है जो जिसे किसी उपकरण द्वारा यंत्र द्वारा शुद्धतापूर्वक मापा जा सकता है ना। तो अल्पतमांक का भी मान मतलब अगर अलग अलग है, किसी उपकरण के लिए 0.01 है ना, 0.001 है, तो उस उपकरण के लिए अल्पतमांक का मान कितना है। अगर 0.0 है ना, 0.1 है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। उसको हम 1.5 से 1.6 के बीच में उसको मतलब अगर हम वैल्यू लेना चाहें, है ना, अगर वैल्यू में 0.001 है तो हम ले सकते हैं, अगर 0.01 का वैल्यू है इतने कम वैल्यू को हम नहीं ले पाएंगे। तो अल्पतमांक के कारण भी क्या होता है, उस उपकरण में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। अचर त्रुटि मतलब क्या होता है, कांस्टेंट त्रुटि, मतलब बार बार हम प्रेक्षण ले रहे हैं और बार बार त्रुटि उतने ही आ रहे हैं, है ना, उसके कारण को हम निवारण नहीं कर पा रहे हैं। व्यक्तिगत त्रुटि में क्या होता है कि व्यक्ति की गलती के कारण त्रुटि होती है, मतलब व्यक्ति ठीक से प्रेक्षण नहीं ले पा रहा है। हो सकता है कि अगर हम वैल्यू को देख रहे हैं, अगर किसी मतलब रासायनिक तुलना में लेते हैं तो बाईं ओर या दाईं ओर से वैल्यू देख पा रहे हैं, कई बार हमने उपकरण में ठीक से साफ नहीं किया, कोई कण पहले से रह गया है, या हम उसके कांटा को ठीक से सेट नहीं कर पाए, उपकरण को ठीक से सेट नहीं कर पाए, तो व्यक्तिगत त्रुटि होती है। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि होती है, जैसे हवा के कारण, जैसे मान के चलो आप किसी उपकरण में वायु आ रहा है तो उसका भी भार हो जाता है रासायनिक तुलना में, है ना। विकिरण के कारण भी, कैलोरी मापन में विकिरण के कारण त्रुटि होती है। और एक त्रुटि और भी होती है ना, जिसे जनरली जैसे कई बार क्या होता है हम कारण को जानते हैं फिर भी उसका निवारण नहीं कर पाते। जैसे कैलोरी मापी में हमको मालूम है कि विकिरण के कारण त्रुटि हो रही, चुंबकीय सुई में हमको मालूम है कि चूल जो है चुंबकीय सुई का थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इससे त्रुटि हो रही है, फिर भी हम उसका निवारण नहीं कर पाते। तो इस प्रकार की जो है सारे त्रुटियों को हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। और उसके बाद यादृच्छिक त्रुटि क्या होता है, तो यादृच्छिक त्रुटि मतलब होता है ऐसी त्रुटि, है ना, जिसको हम क्या कर रहे हैं, बार बार प्रेक्षण लेते जा रहे हैं, बार बार वैल्यू अलग अलग आ रहे हैं, है ना, प्रेक्षण बार बार लेते जा रहे हैं। तो n = a1 + a2 + a3 + a4, है ना, प्लस a n अपन क्या करेंगे उसको n कर देंगे n बार, है ना। a = सम ऑफ a, तो सम ऑफ a = क्या हो जाएगा, है ना, अगर हमको निकालना है इसका मैं वो कर लेता हूँ, ये हो जाएगा सम ऑफ a / n। मतलब क्या होता है, यदि हम बार बार अगर हम प्रेक्षण लेते जा रहे हैं और हर बार अगर हमको वैल्यू अलग अलग मिल रहा है, अलग अलग मान मिल रहे हैं, तो उस प्रकार की त्रुटि को हम यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। बार बार प्रेक्षण लेने पर बार बार अगर अलग अलग मान मिल रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम एवरेज निकाल लेते हैं, सभी प्रकार के जो वैल्यू है उनको जोड़ते हैं और जोड़ के कितना प्रकार का वैल्यू, जैसे 5 वैल्यू निकला, है ना, 1 2 3 4, है ना, 5 वैल्यू निकल गया, तो हम क्या करेंगे, पांचों वैल्यू को जोड़ेंगे और 5 से भाग दे देंगे, तो हमारा मेन वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा।
तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यादृच्छिक त्रुटि का निवारण करते हैं। सारे त्रुटियों को जोड़ लेते हैं, मतलब जो वैल्यू आ रहा है उन सारे वैल्यू को जोड़ेंगे और उसके औसत से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं कि बार बार मतलब प्रेक्षण लेना और बार बार क्या है, वैल्यू का अलग अलग आना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये आपके लिए थ्योरेटिकल पॉइंट है, तो आप अपने से एक दो त्रुटि अगर आप ऐड करना चाहें तो उसमें ऐड भी हो सकता है भाई। मापन करते समय कई प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, तो ये आपके लिए थ्योरेटिकल पॉइंट है। इसमें आप वे ऑफ इसको बढ़ा सकते हैं। क्या होता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्टों में कई बार ऐसा होता है कि आप अपने से बहुत सारी चीज़ों को नहीं लिख सकते, टू द पॉइंट होता है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग या क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप अपने शब्दों में अपने तरीके से आप अपने नॉलेज से भी बढ़ा सकते हो, कि कई बार आप भी प्रैक्टिकल करते हो, कुछ नई चीज़ें आपको मिल जाती हैं प्रैक्टिकल करते वक्त, जिसके कारण आपका वैल्यू एक्चुअल वैल्यू जो है एक्यूरेसी नहीं आ पा रहा है, तो आप उसको उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।